यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी श्रृंखला में 1 जुलाई से कई महत्वपूर्ण बदलाव भारतीय रेल द्वारा किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो तत्काल टिकटों के संबंध में किया जा रहा है। हम लोगों ने 1 जुलाई से तत्काल टिकट के लिए आधार ऑथेंटिकेटेड अकाउंट का होना अनिवार्य कर दिया है और इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने सॉफ्टवेयर में ऐसे बदलाव लाएं कि OTP आधारित तत्काल टिकट जारी करना प्रारंभ कर दें। इसी तरह से किराया के जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव का निर्णय लिया गया है। 1 जुलाई से नई किराया सूची जो है वह लागू की जा रही है। जो नई किराया सूची भारतीय रेल द्वारा तैयार की गई है उसमें सबअर्बन ट्रैफिक पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया है। किराए में किसी प्रकार की तब्दीली जो है नहीं की गई है। इसी तरह से मासिक और त्रैमासिक टिकटों का किराया भी जो है वह पहले की तरह ही रखा गया है। उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। साथ ही जो जनरल क्लास में यात्री ट्रेवल करते हैं उनके लिए भी 500 किलोमीटर की दूरी तक कोई बदलाव नहीं लाया गया है। वह किराया जो है सेम ही रखा गया है। जनरल क्लास में 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर किराए में आधा पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। यदि इसको मॉनेटरी टर्म में हम लोग तब्दील कर दें, रुपए में तब्दील कर दें, तो 501 किलोमीटर से लेकर के 1500 किलोमीटर की यात्रा पर प्रति यात्री 5 रुपया किराया बढ़ाया गया है। इसी तरह से 1501 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर की दूरी तक का जो किराया है वह 10 रुपये बढ़ा दिया गया है और 2501 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर के बीच की दूरी पर किराया जो है वह 15 रुपये बढ़ाया गया है। जो मेल एक्सप्रेस गाड़ियां हैं उसमें हम लोगों ने नॉन AC क्लास में किराया जो है वह प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किराया जो है 1 पैसा बढ़ाया गया है, जबकि AC क्लास में किराया जो है वह 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो दूसरे चार्जेस हैं हमारे उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। चाहे तो वह रिजर्वेशन का चार्ज हो वह सेम रखा गया है और जो स्लीपर चार्जेस हैं उसमें भी कोई बदलाव नहीं लाया गया है। इसके अलावा और भी एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो किराया वृद्धि है वो यह 1 जुलाई 2025 से लागू की गई है। जो टिकट 1 जुलाई 2025 के पहले बना ली गई है उस पर यह वृद्धि लागू नहीं होगी। यानी कि जो टिकट 1 जुलाई 2025 की मध्य रात्रि से बननी चालू होगी उसी पर बढ़ा हुआ किराया अप्लाई होगा। यदि किसी यात्री ने पहले से ही टिकट ले लिया है तो उनको दोनों किरायों में जो डिफरेंस है वह अदा नहीं करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण सूचना जो भारतीय रेल की ओर से है वह यह है कि आरक्षण चार्टिंग के समय में हम लोग बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। पहले आरक्षण चार्टिंग जो है वह गाड़ी के प्रस्थान के गाड़ी के डिपार्चर के 4 घंटा पहले किया जाता था। अब उसको बदल करके गाड़ी के प्रस्थान के 8 घंटा पहले करने का फैसला लिया गया है। लेकिन जो गाड़ियां 2 बजे दोपहर 2 बजे या उससे पहले आरंभ होती है, उसका डिपार्चर यदि पहले होता है तो फिर उस गाड़ी का जो चार्ट है वह 1 दिन पहले रात्रि 9 बजे तैयार कर लिया जाएगा। इससे जो वेटिंग लिस्ट के हमारे यात्री हैं उनको काफी फायदा होगा। उनको 8 घंटे पहले ही पता चल जाएगा कि उनकी टिकट कंफर्म हुई है या नहीं। उनको रेलवे स्टेशन पर आने में सहूलियत होगी और साथ ही जो यात्री जिनका टिकट कंफर्म नहीं होता है उनके लिए विकल्प होगा कि वह किसी और ट्रेन में अपना आरक्षण ले लें और या फिर किसी और दूसरे मोड से ट्रांसपोर्टेशन करें। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को बंद किया जाना चाहिए। और बंद किया जाना मतलब जिनको पेट्रोल ना मिले, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाए। वो लगातार इस बात की चर्चा, प्रेशर माननीय कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली में चल रही है। हम भी उसकी वायबिलिटी देख रहे हैं कि दिल्ली में यदि कार्रवाई ये शुरू होती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, लोगों को दिक्कतें ना आए, लोगों के संज्ञान में भी चीजें रहे। देखिए, दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट और पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडीज जो हैं, CAMQ इत्यादि, सब लोग इस विषय की संगीनता को देखते हुए लगातार ये बात कह रहे हैं कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को बंद किया जाना चाहिए। और बंद किया जाना मतलब जिनको पेट्रोल ना मिले, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाए। वो लगातार इस बात की चर्चा, प्रेशर माननीय कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली में चल रही है। हम भी ये सोचते हैं कि ये चीजें किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो, सरकार भी उसको देख रही है। कैमरों के ऊपर बहुत बड़ी इसमें डिपेंडेंसी है कि पेट्रोल पंप पे जो कैमरों की बात माननीय कोर्ट द्वारा की गई, हम भी उसकी वायबिलिटी देख रहे हैं कि दिल्ली में यदि कार्रवाई ये शुरू होती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, लोगों को दिक्कतें ना आए, लोगों के संज्ञान में भी चीजें रहे। अपनी ओर से सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि ये चीजें आराम से हो पाएं और उसको हम अभी भी काम कर रहे हैं उस सारे विषय पे, और देखते हैं किस तरीके के आदेश पे काम। MLA लॉन्च जो है, ये मैं आज स्वागत करती हूँ सभी MLAs का, और ये एक ऐसी सुविधा है जो सभी MLAs को मिलनी चाहिए थी। इससे पहले की जो सरकारें थी, हम सब ने देखा कि किस तरीके से इस प्रेमिसेस में, जिसे सचिवालय कहा जाता है, जहाँ पे जनता के लिए एक द्वार खुले होने चाहिए थे, वहाँ पे पिछली सरकारों के राज में ना तो MLA अंदर आ पाए, ना पत्रकार अंदर आ पाए, ना कोई डेलीगेशन आ पाता था, कोई भी किसी के लिए अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी थी ही नहीं। आज सरकारें जिस तरीके से काम कर रहा है, प्रशासन, हम लोग चाहे पत्रकार हो, चाहे विधायकगण हो, चाहे समाज के अन्य वर्गों के लोग हों, या वो सब लोग यहाँ आ पाते हैं। मुझसे, मुख्यमंत्री के नाते, मंत्रीगणों से, अफसरों से, सबसे वो मिल पाते हैं। और इसी श्रृंखला में हमने आज MLA लॉन्च का जो उद्घाटन किया, वो भी यही है कि हमारे सभी माननीय विधायकगण यहाँ आएं, अपने काम करवाएं, अधिकारियों से मिले, अपनी मीटिंग होस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे बैठ के चर्चा कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है सरकार का, और ये बदलाव भी है, ये दिखाता भी है कि किस तरीके से आज की सरकार पिछली सरकारों से भिन्न है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम Jio TV बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube
और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तभी बनेगी जब हर वो कार्यकर्ता, हर वो नेता सही तरह से काम करेगा। जब कोई बड़े पद का जब चयन होने का जब समय आता है, जब तेलंगाना राज्य के प्रेसिडेंट का डिक्लेरेशन का जब समय आता है, तो कम से कम पार्टी यहां नहीं सोचती कि हमें कैसा प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। हम बार बार यही बोल रहे थे कि भाई बूथ कार्यकर्ता से लेकर अधिकारी तक चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने के बाद में हमें एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो एग्रेसिव हो। यहाँ तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली राजनीति नहीं चलती है। तेलंगाना में सिर्फ हिंदुइज्म चलता है। मेरे जिले को टारगेट करना, मुझे टारगेट करना, आखिर कितने साल तक मैं सहूं इनका जुल्म। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तभी बनेगी जब हर वो कार्यकर्ता, हर वो नेता सही तरह से काम करेगा। आज बूथ लेवल में हर वो कार्यकर्ता पूरी जान लगाकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट दिलवा रहा है, कार्य कर रहा है। लेकिन जब कोई बड़े पद का जब चयन होने का जब समय आता है, जब तेलंगाना राज्य के प्रेसिडेंट का डिक्लेरेशन का जब समय आता है, तो कम से कम पार्टी यहां नहीं सोचती कि हमें कैसा प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। हम बार बार यही बोल रहे थे कि भाई बूथ कार्यकर्ता से लेकर अधिकारी तक चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने के बाद में हमें एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो एग्रेसिव हो। यहाँ तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली राजनीति नहीं चलती है। तेलंगाना में सिर्फ हिंदुइज्म चलता है। और जो हिंदुत्व की बात करता है ना, तेलंगाना की जनता उसको सर पर बिठाकर आगे चलती है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, हमारे अमित भाई जी हो, जेपी नड्डा जी हो, उन्होंने कईयों सभाएं तेलंगाना में की है। हर सभा में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनकी सभाओं में कार्यकर्ता आते हैं, यहां सुनने के लिए कि देश धर्म समाज के लिए आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और क्या करेगी। वहां संदेश सुनने के लिए सभी कार्यकर्ता आते हैं। और आज भी हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखकर, अमित भाई जी को देखकर, योगी जी को देखकर, नड्डा जी को देखकर, उनके कार्य को देखकर 2014 में भारतीय जनता पार्टी में हम सम्मिलित हुए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 2014 से लेकर आज तक इतने तकलीफों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा, बाहर नहीं, पार्टी के अंदर ही। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को टारगेट करना, मेरे जिले को टारगेट करना, मुझे टारगेट करना, आखिर कितने साल तक मैं सहूं इनका जुल्म। आज देखिए, जब पार्टी प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन का आप जो सो नोटिफिकेशन आप डिक्लेयर करते हैं, जब हम जाते हैं भाई हम भी प्रेसिडेंट के लिए हम पूछना चाहते हैं, तो लगभग जो 10 लोगों का जो साइन चाहिए वो 10 के 10 लोगों को डरा के भगा देते हैं। यानी ऑलरेडी ये लोग जो डिसाइड कर लिए उसको हम प्रेसिडेंट बनाएंगे, ऐसा ये लोग डिसाइड कर लिए। हम क्या चाहते हैं, तेलंगाना की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन पर चलने को तैयार है, अमित शाह जी के मार्गदर्शन पर चलने को तैयार है। योगी आदित्यनाथ जी को एक आइडल मारती है जनता यहाँ की। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हम ऐसे काम करेंगे जो प्रेसिडेंट कोई काम ही ना करे, कोई निर्णय ना ले। हम जो बोले प्रेसिडेंट वही काम करेगा, उठो बोलो तो उठो, बैठो बैठो बैठो, ऐसा ही प्रेसिडेंट का अगर आप चयन करेंगे तो कोई कार्यकर्ता पार्टी में काम नहीं करेगा। हमारा भी दम घुट रहा है, इसलिए हमने राम राम किया है आज पार्टी को। लेकिन एक बात है, भले हम बीजेपी पार्टी में रहो या ना रहो, लेकिन मोदी जी के, योगी जी के, अमित भाई जी के हम कट्टर समर्थक रहेंगे। और बिना पार्टी में रहे हम मोदी जी के कार्यों को, अमित शाह जी के कार्यों को, योगी जी के कार्यों का हम प्रचार करते रहेंगे, भले हम पार्टी में रहो या ना रहो। ये कार्यकर्ताओं की डिमांड है। कई महीनों से कार्यकर्ता कैसा प्रेसिडेंट चाह रहे थे जो हिंदूवादी हो, जो हिंदुत्व की बात करे, जो हमारे कार्यकर्ताओं की सुने। आज लव जिहाद बड़े पैमाने पर हो रहा है तेलंगाना में, गौ हत्याएं बड़े पैमाने पर हुई है तेलंगाना में, लैंड जिहाद बड़े पैमाने पर हो रहा है तेलंगाना में। भाई उसको रोकने के लिए कौन रोकेगा? लोग बोलते कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं रोक सकेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ही तेलंगाना का हिंदू सुरक्षित रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे आएगी? क्योंकि कुछ जो लोग है ना, जो एक नाग की तरह पार्टी को घेर कर बैठे हैं, कुछ लोग
ये कुछ लोगों का इलाज जब तक केंद्र के जो हमारे अधिकारीगण हैं, जब तक ये कुछ लोगों का इलाज नहीं करेंगे ना, ठीक है, आज चलो हम तो पार्टी को छोड़ दिए, हमारा कोई वजूद था ना है ना रहेगा, हम एक हिंदू कार्यकर्ता हैं। भले राजनीति से हटकर हम हिंदुत्व का कार्य करते हैं और आगे भी हम हिंदुत्व का प्रचार और हिंदुत्व की सेवा हम करते रहेंगे, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का विचार करने की आवश्यकता है जो एक विश्वास के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ण एक बार विचार करें और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, ये मैं नहीं, हर वो बूथ कार्यकर्ता, हर वो अधिकारी, हर वो जो पार्टी के लिए जो खून बहा है, उनका एक समावेश, एक मीटिंग करने के बाद में उन कार्यकर्ताओं का आप इलेक्शन कीजिए, उन कार्यकर्ताओं से आप प्रपोजल लीजिए, तब देखिए कैसा प्रेसिडेंट यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता चाहते हैं, ये हमारे केंद्र के अधिकारियों को पता चलेगा। आपका आगे कार्रवाई कैसे होने वाली है? देखिए, कुछ नहीं, हमने किशन रेड्डी जी को यहाँ कहा कि आपके ही हाथों से हम पार्टी में ज्वाइन हुए थे 2014 में और आपके ही हाथों में हम रिजाइन दे रहे हैं, हम पार्टी के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये मोनोपोली जब तक पार्टी में बंद नहीं होगी तब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी और हम दम घुट घुट कर हम पार्टी का सर्वनाश हम नहीं देख सकते। यानी बीजेपी को डुबोने का कार्य कर रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के कुछ अधिकारीगण जो सत्ता का गलत उपयोग करके पार्टी को डुबोने का जो कार्य कर रहे हैं ना, तो ऐसी डूबती नैया में और पार्टी को डूबते हुए हम नहीं देख सकते, इसलिए हम पार्टी के बाहर आए। आगे का हमने किशन रेड्डी जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप स्पीकर को भी एक पत्र लिख दो कि राजा सिंह बीजेपी का विधायक नहीं है, उसको सस्पेंड करो। अगर किशन रेड्डी जी वो भी अगर काम कर देते तो उसका भी हम समर्थन करते हैं। बाकी का हम एक हिंदू नेता है, धर्म प्रचार करना हमारा काम है, वही करते रहेंगे। सर, आप इतने साल से पार्टी में रहे, 3 बार आपने बीजेपी में जीते और आपकी और पार्टी वर्कर्स को क्या बोलना चाहिए सर? मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करना चाहूंगा, ठीक है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय था, क्योंकि हर इंसान कुछ सालों तक जुल्म सह सकता है, लेकिन कंटिन्यू जुल्म सहे उतनी शक्ति मेरे पास नहीं है। लेकिन आप लोग पार्टी में रहिए, पार्टी की सेवा करते रहिए, आज नहीं तो कल आपके अच्छे दिन आएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक देखिए, मैं नारकोटिक जांच के लिए तो मैं अप्लाई करूंगा, मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा संदर्भ में, क्योंकि इसमें अभी तक मुझे कोई मोटिव मालूम नहीं पड़ा है तो राजा को मारा क्यों था, इसलिए मैं इसमें जो है नारकोटिक जांच के लिए एप्लीकेशन लगाऊंगा। देखिए, इसमें जिस प्रकार से काम कर रही है सोलन पुलिस जो है, उसमें कोई संदेह नहीं है, तो काम सही नहीं कर रहे, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, संतुष्ट उस समय। देखिए, मैं नारकोटिक जांच के लिए तो मैं अप्लाई करूंगा, मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा संदर्भ में, क्योंकि इसमें अभी तक मुझे कोई मोटिव मालूम नहीं पड़ा है तो राजा को मारा क्यों था, इसलिए मैं इसमें जो है नारकोटिक जांच के लिए एप्लीकेशन लगाऊंगा। क्या करने जा रहे हैं उसके लिए आप? हाई कोर्ट में अपील करूंगा मैं नारको के लिए। मेघालय। हाँ। आज क्राइम ब्रांच ने और शिलोंग पुलिस ने आपको बुलाया था, किस लिए बुलाया था? शिलोंग पुलिस ने बुलाया था अपने जो रकम चाहिए हम लोगों ने, उस रकम की पूछताछ के लिए।
क्या पूछताछ करी, किस तरह का फोटो वगैरह कुछ बताया या इसमें जो रकम चाहिए हम लोगों ने उसकी सारी फोटो उनको सेंड करी मैंने और उनको बताई मैंने ये सारी रकम चाहिए हम लोगों ने। उसमें सारी रकम जो थी सोनम यहाँ से लेके गई थी। अब ये मिली इनके उसमें कितनी है इनको इसका आइडिया नहीं है। अब सोनम के घर पे है रकम या इनके पास में रकम है, इसकी जानकारी मुझे दी नहीं थी अभी। अच्छा, जो फोटो से मिलान हुआ है कि जो इनको नहीं, फोटो से मिलान इसलिए हुआ है क्योंकि मुझे नहीं दिखाया नहीं भैया, तो मुझको समझ मिला क्या है। फोटो जो दिखाए थे आपको उसके मुताबिक सेम नजर आ रही है? नहीं, कुछ रकम दिखाई नहीं मुझे अभी इसके लिए फिलहाल, तो क्या मिला क्या नहीं मिला। बस मेरे जो चीज़ थी सभी उनको दिखा दी मैंने। अब आगे मैच करेंगे इसमें कि क्या क्या चीज़ नहीं है। क्या क्या मैच हो गया है तो बताएंगे मैच हो नहीं ज़्यादा, मिर्चा बताया नहीं किसी ने भी। लैपटॉप वगैरह भी कोई बता रहे हैं कि मिला? नहीं, लैपटॉप की जानकारी मुझे नहीं दी अभी। अच्छा, राजा की सोने की चेन जो पहन के गया था उसकी कोई फोटो वगैरह इन्होंने दिखाई? फोटो दिखा दी मैंने शादी की फोटो थी, उसमें वीडियो भी दिखाया उनको मैंने, फोटो दिखाया मैंने। सेम है जो इनको मिली है? नहीं, ये बताई नहीं मैंने भी, मिला नहीं मिला भी है ना, ये चीज़ अभी। अभी आगे किस तरह का इन्वेस्टिगेशन आप चाहते हैं? देखिए, इसमें जिस प्रकार से काम कर रही है सोनम पुलिस जो है उसमें कोई संदेह नहीं है, तो काम सही नहीं कर रहे, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, संतुष्ट उस समय। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक सबसे पहले बच्ची को अपहरण किया गया, उसको बिना पेरेंट्स की जानकारी के उसको प्रयागराज स्टेशन पे ले जाया गया। उससे फ्रेंडशिप करके उस महिला द्वारा और उसके अन्य साथियों ने उसको मोटिवेट किया कि वो अपना धर्म परिवर्तन करें। एंटी नेशनल एक्टिविटीज में ये गैंग इन्वॉल्व। ये एक फूलपुर थाना से संबंधित जो घटना रिपोर्ट हुई थी उसमें परिजनों द्वारा सूचित किया गया था कि एक जो दलित कम्युनिटी की नाबालिग बच्ची है जिसको एक मुस्लिम समुदाय की एक महिला के द्वारा अपने गैंग के कुछ साथियों के साथ मिलकर के उसका अपहरण किया गया और उस अपहरण करने के बाद में उसको पहले दिल्ली ले जाया गया, फिर केरला ले जाया गया और केरला से वो बच्ची जो है सकुशल बरामद हुई। जब ये सूचना हमें मिली है तो उसके बाद सबसे पहला जो टारगेट था वो ये था कि बच्ची को कुशलता से बरामद किया जाए और परिवारजनों की सहायता से केरला से बच्ची को बरामद किया गया। और जो बच्ची से जो बयान लिए गए सबसे पहले क्योंकि काफ़ी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट उसके साथ में रहा तो पहले उसको काउंसिल किया गया और उससे जो जानकारी जुटाई गई उससे ये जो जानकारी मिली कि सबसे पहले बच्ची को अपहरण किया गया, उसको बिना पेरेंट्स की जानकारी के उसको प्रयागराज स्टेशन पे ले जाया गया, जहाँ पे कि उसी गैंग के सदस्य के द्वारा जिसकी अरेस्टिंग हुई है उसके द्वारा बच्ची के साथ में गलत तरीके से हरकत की गई, छेड़छाड़ की गई, जिसका बच्ची ने विरोध किया। उसके बाद उसको दबाव बना करके और उसको डरा धमका करके दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली से फिर अलग अलग राज्यों से होते हुए केरला ये गैंग उसको लेकर के गया और रास्ते में और अभी तक लगातार उससे फ्रेंडशिप करके उस महिला द्वारा और उसके अन्य साथियों ने उसको मोटिवेट किया कि वो अपना धर्म परिवर्तन करें। और जैसा कि बच्ची ने बताया कि पूरे रास्ते में जाते हुए और अभी तक अलग अलग लोगों से जिनसे उस महिला के माध्यम से या अन्य आदमियों के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से जो बातचीत हुई तो उसको वहाँ पे जाकर के जो लगा उनकी गतिविधियों से कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में ये गैंग इन्वॉल्व।
जिसके पश्चात वहाँ उसकी इस तरह से वहाँ से छुट करके वहाँ से भागी और वहाँ लोकल उसने हेल्प मांगी, जिसके बाद में जब हमें सूचना मिली तो परिवारजनों के साथ में बच्ची को बरामद किया गया है। और इसमें जो 2 आरोपी हैं, जिस महिला ने ये पूरी जो साजिश को अंजाम दिया, बच्ची के साथ फ्रेंडशिप करना, उसके बाद में उसको बरगला करके बहला करके उसको घर से लेकर के जाना और उसके बाद उसको धर्म परिवर्तन के लिए मोटिवेट करना, और इसके साथ ही जो उसका दूसरा साथी जो कि उसको रेलवे स्टेशन पर लेकर के गया, जिसने उसको यहाँ से उसको ले जाने में निकालने में उसका रोल अदा किया और रास्ते में बच्ची के साथ में गलत हरकत की, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इसमें अभी तक की पूछताछ के दौरान कई अन्य नाम सामने आए हैं, जिसमें कि प्रयागराज के और दिल्ली के और कुछ केरला के कई ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके विभिन्न पहलुओं से जिनकी जांच की जा रही है। और हमारी अलग अलग टीमें जो हैं इसमें जो अलग अलग पहलू आए हैं उनकी जांच कर रही हैं और आगे और लोगों की गिरफ्तारी करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने लोग सर इसमें इन्वॉल्व हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अभी तक इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और कई अन्य लोगों के सामने नाम आए हैं और अभी उनकी क्या संलिप्तता है, किस प्रकार से उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, और जैसा कि बच्ची ने बताया कि इस महिला के द्वारा बच्ची को बार बार ये मोटिवेट किया गया कि उसकी कम्युनिटी की और बच्चियां हैं जो माइनर थी, उनको उन्होंने पैसा दिया, जो उन्होंने इस तरह के उसको सुविधाएं मुहैया करवाई और आगे उनको बहुत लग्जरीज वगैरह उनको ऑफर की जा रही हैं, तमाम तरह के प्रलोभन उसको दिए हैं। तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि और भी बच्चियों को इन्होंने टारगेट किया है। तो ये सभी हमारे पहलू हैं जांच के, जिनके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। जो आतंकवादी संगठन का भी नाम है, तो क्या एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व किया गया जांच के लिए? देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसके द्वारा ये जांच अभी हमारे द्वारा की जा रही है। इसमें जो भी एंगल्स आएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल एक्टिविटीज की बात आई है तो ये बहुत एक संवेदनशील मामला है, उसमें जितने भी एंगल्स हो सकते हैं, जितने भी व्यक्तियों के जैसे नाम आए हैं, उनका क्या उनके लिंक्स हैं, किस तरह के उनके इन्वॉल्वमेंट है या क्या उनके ट्रांजेक्शन हैं, तो हर चीज हर पहलू अभी जांच के दायरे में है। इसमें जांच के उपरांत ही आगे कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट में इनको पेश कर दिया गया या अभी भी? अभी क्योंकि कस्टडी में लेकर के पूछताछ की जा रही है, आगे फिर कार्रवाई की जाएगी, विधिक कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम Jio TV बाबा कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक हम तो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि यात्रा कामयाब हो। एलजी साहब ने 2 मीटिंगें रखी, एक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, एक सिविल सोसाइटी के साथ। यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं। ये खत्म हो जाए बायर सेलर मीट, फिर पता चलेगा कितने ऑर्डर प्लेस हुए, कितनी इंक्वायरीज हुई। सिर्फ एक बायर सेलर मीट से सारे मसले हल नहीं होंगे, लेकिन इस बायर सेलर मीट से कम नए सिरे से रिश्ते बनाने में थोड़ी सी हमें मदद मिलेगी। और जैसे मैंने प्रोग्राम के दौरान कहा, जैसे डिप्टी सीएम साहब ने कहा, जैसे हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और कॉमर्स ने कहा, ये एक बायर सेलर मीट का जो सिलसिला होगा उसकी शुरुआत है। हमने 6 बायर सेलर मीट और 6 रिवर्स बायर सेलर मीट जो हैं
वो ऑर्गेनाइज करने हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केटिंग और एक्सपोजर में हमारे जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं उनको इन चीज़ का बड़ा फायदा होगा। So some sellers are saying that the timing of this meet is not right. It should have been like held in September or October because of the Pahalgam attack. Since the tourists are also not coming in large numbers. Tourists never come for a buyer-seller meet anyway. This event is not directed at tourists. This event is directed at buyers. And we have buyers both from overseas and from within the country. Don't confuse the two. Tourists will come and buy whenever they have to. You never organize a buyer-seller meet for tourists. वो तो दुकानों में आके खरीदारी करते हैं. This is for official relationships, for sourcing, not for buying one product. ये लोग यहाँ आके एक एक शॉल खरीदने नहीं आ रहे हैं जो टूरिस्ट करते हैं. ये बल्क में खरीदने के लिए आ रहे हैं. As we have seen this mediation part, sir, with due respect, that the buyer-sellers mediators, do you think that it will come up with a different factor for economy in coming futures? मैं समझा नहीं, क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है सर, जो ये मीडियर्स का जो बीच में इंटरेक्शन रहता था बायर सेलर का, फायदा नहीं मिलता था. क्या आपको लगता है कि सर अब मैं पहले से ही कहूंगा ना, अब इसका कोई फायदा नहीं होगा, या कोई सेलर ये कहे कि कोई ने फायदा नहीं होगा, ये तो ज्यादती है ना. होने दीजिए. जैसे मैंने आपसे कहा, ये अपने आप में अकेला एक बायर सेलर मीट नहीं है, 12 होने हैं. ये तो पहला है, अभी 11 और होंगे. 11 होने दीजिए, उसके बाद हम बैठ के असेस करेंगे कि कितना फायदा हुआ. मैं कहता हूं अगर एक भी हमारे हैंडीक्राफ्ट पर्सन को एक बड़ा ऑर्डर मिला, वो अपने आप में एक कामयाब बायर सेलर मीट है ना. एनीथिंग एल्स? सर, परसों से यात्रा स्टार्ट होने वाली है, तो क्या कुछ बड़ा अच्छा ना. हम तो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि यात्रा कामयाब हो, कि अच्छी तादाद में यात्री आएं और दर्शन करें और सही सलामत घर वापस जाएं. उसके लिए हमारे तरफ से हुकूमत को जो भी इक़दाम उठाने थे अरेंजमेंट्स के हिसाब से और तैयारी करने के लिए, वो हमने की हैं. एलजी साहब ने 2 मीटिंगें रखी, एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, एक सिविल सोसाइटी के साथ, और उसमें यकीन दिलाया है कि सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स करने होंगे वो भी किए गए हैं. तो अब हम यात्रियों का इंतज़ार कर रहे हैं. कल 2 तारीख को जम्मू से फ्लैग ऑफ होगा, यहाँ पे उनका इस्तकबाल होगा, और हम उम्मीद करेंगे कि अच्छी तादाद में आएँ और सही सलामत यहाँ से वापस जाएं. आप देख रहे हैं न्यूज UNI. Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम. अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें. साल में एक. So Honorable Prime Minister will be visiting Ghana on 2nd and 3rd July. This visit is happening after 30 years. The program is quite hectic on the day of the 2nd. There will be a ceremonial welcome for Honorable Prime Minister. There will be delegation level talks.
during which the bilateral relations will be reviewed and also discuss various ways to strengthen and deepen bilateral relations. Honorable Prime Minister will have a one-on-one meeting with his counterpart. Then there will be a banquet dinner in honor of Honorable Prime Minister. The next day, Prime Minister will be addressing the Parliament, and he also will be interacting with the Indian community there, which is about 15,000 in number. Let me put this in the context. The President John Dramani Mahama has just assumed office in about January of this year after a landslide victory, which is why the visit assumes importance. Early in his tenure, Honorable Prime Minister will be visiting Ghana, so it will help in the continuity as well as deepening the relationship and to discuss various ways to further strengthen the relationship. President Mahama is no stranger. He has been to India in the past, particularly for the India-Africa Forum Summit in 2015, and there have been various occasions the two leaders had met in the past as well. India's relations with Ghana are historical. In the 7 decades of a relationship, it has evolved to multifaceted. We took up the cause of Ghana in the UN much before it won independence in 1957. And we have maintained close relationship in the multilateral fora on various issues that are important for the global south. Both the countries will work towards boosting the economic cooperation, and this is very important to note that Ghana is undergoing a deep economic restructuring. Especially, it has undergone the IMF conditionalities almost 17 times. So the economic agenda will dominate the talks. You know, the bilateral trade between India and Ghana is about $3 billion in favor of Ghana because of the large imports of gold. Our investments in Ghana are about $2 billion, both private sector-wise, which is about $1 billion, and the second half, we have lines of credit and the buyer's credit activities and projects have been undertaken. We have very strong cooperation in the capacity building under ITEC, and that is continuing to be stronger and deepened. During the visit, there will be few focus items, will be agriculture, where the Ghanaian leader, the president, is keen to engage with India. He is also keen on the vaccine development, creating a vaccine hub in Ghana, but not just Ghana, but also the West Africa context. Defense cooperation will become an important item on the agenda, and the critical minerals and the digital public infrastructure. Few MOUs, Memorandum of Understandings, are likely to be concluded, but we still do not have clarity as to which of those, but our understanding is that negotiations are still ongoing in Ghana with our team. We have most probably in the Joint Commission, which will be renewed, traditional medicine in Ayurveda, the CEP, Cultural Exchange Program, renewed, and standards. But we will get details closer to the visit when it is being fine-tuned. Thereafter, I'm going to jump now to the last leg of Honorable Prime Minister's visit to Namibia, because that is another country that I deal with. Honorable Prime Minister will visit Namibia on 9th July, and this visit is also important. It's coming after 27 years, and the current president, who is Netumbo Nandi Ndaitwah, has assumed office in March this year, which is why the visit happening so early in our tenure is very useful to renew the relationship, at the same time deepen our economic engagement with Namibia. The program will have a ceremonial welcome. Honorable Prime Minister will pay homage to Dr. Sam Nujuma,
There will be delegation level talks, one-on-one discussions, and he will also address the parliament. The substance of the relationship is, again, as you know, that India and Namibia have been a very strong relationship for a very long time. The historical context, the independence struggle. We recognized Namibia long before it got independence. We took up its cause in the UNGA in 1946 and also allowed to set up a diplomatic mission in India in 1986, even before it got independence in 1990. The bilateral relations are very wide-ranging. Let me focus on the trade here. It is 600 million, marginally in favor of India. Our investments are about 800 million, mostly in mineral resources like zinc and diamond processing. You all are aware that India had taken a few cheetahs from Namibia and relocated to Kuno National Park. That phase had very successfully been implemented. In the development cooperation area, the capacity building, defense cooperation, defense training of the personnel of Namibia, the Center for Excellence of the Information Technology that we have set it up. Then most importantly, what's going to happen during the visit is the unified payment interoperability. The technology agreement being signed have already been entered between the Central Bank of Namibia and the NPCI. So this will take forward, and that we believe is a very important development in our relationship. Namibia is a very resource-rich country. It has natural resources of uranium, copper, cobalt, rare earths in large numbers, lithium, graphite, tantalum, and all of these are of interest to us. In the recent times, Namibia has also discovered new oil fields. There again going to be a broad understanding on the partnership in hydrocarbons. Namibia is also keen to engage with us in agriculture and pharma, and we will be exploring India's low-cost solutions like the DPI, Jan Aushadhi, traditional medicine, Ayurveda. You have to understand in a broader context how important is partnering Africa. We have done the India-Africa Forum Summit 3 in 2015. We will be very soon doing India-Africa Forum Summit 4. And in that context, engaging with Africa, with both individual countries and the AU are very important. Africa in recent time has also evolved. It's become more aspirational. It wants manufacturing to happen in the country, and it wants value addition to happen in the country. The Africa-wide free trade continent is another great opportunity to engage with Africa. So we have to keep this at the back of our mind, dealing with Africa. There are lots of opportunities, and we need to look at this with more keenness. Let me now touch upon Honorable Prime Minister's visit to Rio. The 17th BRICS Summit is taking place on 6th and 7th. Honorable Prime Minister will arrive on the 5th evening, but the main program is on the 6th. As you know, the format is very clear. There are full members, which are 10. There are about 12 partner countries. There are 8 invitee countries at the head of state, head of government level, and there are 7 heads of regional and multilateral bodies. The theme of the Rio Summit is strengthening global South cooperation for inclusive and sustainable governance. The program on the 6th includes the first agenda item, the reform of the global governance, where only the full members will participate. And thereafter, there is the second item on the agenda, the peace and security, which is in the working lunch format, where the leaders will discuss the agenda item. And all of this will be captured in the leaders' statements, which will be come out or will be seen as deliverables. Post-lunch, the third item on the agenda is the strengthening multilateralism, economic financial affairs, and artificial intelligence. Later that evening will be an official reception. All the leaders will be participating. The next day, which is on the 7th July, the fourth item of the agenda is environment, COP30, and global health. As you are aware that Brazil will also be hosting COP30 later in the year, in November,
which is why climate change and COP issues become very important. As you know, the BRICS process is led by the chair, and they set the agenda, but the decisions are in a consensus-based format. We are hopeful that there will be 4 deliverables, although discussions are continuing still at the Sherpa and the Sous-Sherpa level. The leaders' declaration, the leaders' statement on global governance and artificial intelligence, the leaders' framework declaration on climate finance, and BRICS partnership for elimination of socially determined diseases. There will also be, in addition, 4 reports that will be submitted to the leaders. One, the deliberations happen during the National Security Advisors level. The Business Council meetings that would have happened before that, the Women's Business Alliance report, and the Civil Council report. As you know, that all these discussions in the last few months across various platforms and working groups will find convergence in the declaration of the leaders, which will be endorsed by the leaders during that time. Both at the Sherpa and the Sous-Sherpa level, there have been intense discussions that have taken place. What we also notice that the Brazil's agenda more or less is encapsulating the ideas of the Global South. And these are more or less in alignment with India's positions. And lastly, India will be holding the chair of the BRICS next year, and which is why, in this context, Honorable Prime Minister's visit is even more important for us. I pause at this stage, and if there are any questions later, we will come back. Thank you very much. Over to you, Randy. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, Krishna Krishna Hare 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 Rama रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक उस दिन को याद करता हूँ, 12 जून, जिस दिन ये प्लेन क्रैश हुआ। AI-171 अहमदाबाद से लंदन जाती हुई एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के बाद कुछ ही मिनटों में ध्वस्त हो गई। डेड बॉडीज आ रही थी जो बहुत ही ज़्यादा बर्न थी, तो वो उनका एक बार डिसाइड करके कि वो सांस नहीं है और ये डेड है। DNA सैंपलिंग लेने थे, किसी के ओरल कैविटी से टीथ लेना है या बोन लेना है या टिश्यू लेना है, और दूसरी तरफ कसौटी भवन में रिलेटिव को सांत्वना देना है। साइकेट्रिक सपोर्ट मीन्स कि वो इतने टूट गए थे अचानक से ये जो हादसा हुआ। ये मैसेज पोस्टमार्टम रूम में जाता था, वहाँ से उनकी बॉडी आइडेंटिफाई करके कॉफिन में रख के जो भी प्रोसीजर करनी होती थी वो पूरी हो जाती थी। और एक बार वहाँ रेडी हो जाता तब तक उनको यहाँ बैठने के लिए D4 वार्ड बनाया था, जो हम बोलेंगे कि लॉन्ज बनाई थी।
उस दिन को याद करता हूँ 12 जून, जिस दिन ये प्लेन क्रैश हुआ। AI-171 अहमदाबाद से लंदन जाती हुई एयर इंडिया की फ़्लाइट टेक ऑफ के बाद कुछ ही मिनटों में ध्वस्त हो गई। और ये हमारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जहाँ रहते हैं उस हॉस्टल के एरिया में, और ख़ास करके वो मैस के एरिया पे गिरी। करीबन 1:40 को मैं ऑपरेशन थिएटर में था और मुझे मैसेज आया मेरे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का कि ऐसा कुछ हादसा हुआ है, आग लगी है। और कुछ ही मिनटों में फिर से कॉल आया कि प्लेन क्रैश है। तुरंत दौड़ के हम कैजुअलिटी में आए, बीच में सबको बात की, आरएमओ को बोला कि सारे डॉक्टर्स जो फ्री है उनको कैजुअलिटी में शिफ्ट किया जाए, नर्सिस को शिफ्ट किया जाए, क्लास 4 को शिफ्ट किया जाए, मेडिकल स्टोर को बोला गया जो इमरजेंसी ड्रग्स की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आप वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। क्योंकि हॉस्टल की बात आई, हमको पता नहीं था, इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, पता नहीं कितने लोग आएंगे, तो हमको वो इमीडिएटली वो कहते हैं ना कि गोल्डन आवर की एक तैयारी कि जो दर्दी आते हैं, जो इंजर्ड होते आते हैं, जो सबसे प्रायोरिटी होती है कि उसको आप इमीडिएटली सारवार दो। तो इस हिसाब से हम वहाँ सारे लोग ट्रॉमा में इकट्ठे हुए, टीम्स डिवाइड कर दी गई, जिस हिसाब से हमारे पास 5 से 6 अलग अलग रूम्स एरिया है। उसमें करीबन 40-40 लोगों का एक ग्रुप, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिक्स एंड नर्सिस सबको लगा दिया गया। और कुछ ही मिनटों में जैसे इमरजेंसी आती गई उसको हैंडल करते गए। उस दौरान ऊपर 3 वार्ड भी खुलाए गए कि पता नहीं कितने लोग आएंगे। तो मैं कहूँगा कि पहले घंटे का जो ये प्रायोरिटी था कि जिसके अंदर आने वाले सारे मरीज को ट्रीटमेंट दी जाए, स्टेबलाइज किया जाए, डिसाइड किया जाए कि उनको आईसीयू में रखना है, बर्न्स वार्ड में रखना है या फिर सिंपल वार्ड में रखना है। सारे डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर ये एक मैं कहूँगा कि गोल्डन आवर में बहुत ही एक अच्छा काम किया। 35 मिनट्स के आसपास मैं देखूँगा तो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हेल्थ के, वो डॉक्टर मिस्टर धनंजय द्विवेदी सर, वो और कमिश्नर सर पहुँच गए। मैं कहूँगा 40-45 मिनट में मिनिस्टर सर भी आ गए। तो सारे लोग की गाइडेंस में ये काम हो रहा था। उसके बाद जब चालू हुए कि सारी डेड बॉडीज़ आ रही थी जो बहुत ही ज़्यादा बर्न थी, तो वो उनका एक बार डिसाइड करके कि वो सांस नहीं है और ये डेड है। कॉलेज की कसौटी भवन एरिया है जो ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पर रिलेटिव का एरिया बनाया गया। और इस तरफ जो पोस्टमार्टम रूम की पूरी टीम है उनको और डॉक्टर्स डेप्यूट करके एक वो कहेंगे ना कि एक बहुत ही बड़ा सेंसिटिव कार्य जो कहेंगे हम पोस्टमार्टम का, वो चालू हुआ। वो करीबन 20 घंटे नॉन स्टॉप करके सारा पोस्टमार्टम किया। उसके साथ साथ उनके जो डीएनए सैंपलिंग लेने थे, किसी के ओरल कैविटी से टीथ लेना है या बोन लेना है या टिश्यू लेना है, और दूसरी तरफ कसौटी भवन में रिलेटिव को सांत्वना देना है। साइकेट्रिक सपोर्ट मीन्स कि वो इतने टूट गए थे अचानक से ये जो हादसा हुआ, तो उनको संभालने के लिए साइकेट्रिक की टीम पूरी वहाँ थी, काउंसिल कर रहे थे। साथ साथ में सैंपलिंग भी चालू हो गया था कि डीएनए मैच के बेस पर हमको आइडेंटिफिकेशन करना है। तो वो सैंपलिंग भी हो गया, वहाँ सैंपलिंग हो रहा था या पोस्टमार्टम हो रहा था, और ये सारे सैंपल एक टैग करके FSL और NFSU में भेजे गए। इस दौरान जो फिर बाकी का जो टाइम रहा, क्योंकि उसके रिजल्ट आते हुए 48 to 72 आवर्स होते हैं, उसमें ये पूरा SOP डिसाइड किया गया कि किस हिसाब से मृतदेह को अपने स्वजन को दिया जाए, वो भी डिग्निफाइड वे में, जिसका पूरा ध्यान और मलाजा मेंटेन हो। इस हिसाब से वो पूरा SOP डिसाइड किया गया। जैसे ही रिपोर्ट आता था, हमारी टीम यहाँ से रिलेटिव को कॉल करती थी और वो अपने टाइम के मुताबिक यहाँ पर आ सकते थे। जैसे हमने कॉल किया कि अपना डीएनए मैच हो चुका है, आप अपने स्वजन का बॉडी लेने के लिए आ सकते हो, तो वो कॉल पे वो फिर हम यहाँ सिविल हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट ऑफिस के सामने हमने रजिस्ट्रेशन का एक बनाया था, जहाँ वो आते थे और अपने डॉक्यूमेंट्स की खराई करते थे कि अच्छा यही रिलेटिव है और ये इनका जो स्वजन की जो डेथ हुई है वो उनके रिलेशन में है। दोनों का रिलेशन एस्टैब्लिश होने के बाद ये मैसेज पोस्टमार्टम रूम में जाता था, वहाँ से उनकी बॉडी आइडेंटिफाई करके कॉफिन में रख के जो भी प्रोसीजर करनी होती थी वो पूरी हो जाती थी। और एक बार वहाँ रेडी हो जाता, तब तक उनको यहाँ बैठने के लिए D4 वार्ड बनाया था, जो हम बोलेंगे कि लॉन्ज बनाई थी, जहाँ रिलेटिव शांति से बैठ सके। वहाँ पर भी उनको काउंसिलर्स प्रोवाइड किए गए थे, जो उनको जो ये हादसा हुआ है, ये जो लॉस हुआ है, उसको तो हम किसी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सरकार की तरफ से सारे लोगों की तरफ से ऐसा था कि जो रिलेटिव है उनको अच्छे से अच्छे तरीके से उनको अपने स्वजन का पार्थिव दे दिया जाए। फिर जैसे ही मैसेज आता था तो हमारा PRO
उनको लेके फिर पोस्टमार्टम रूम ले जाता था, जहाँ पर पुलिस, फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, सारे लोग मिलके 1 बाय 1 टेबल वहाँ लगाए थे। तो सारा अपना काम, जैसे जब पोस्टमार्टम होता है तो वो अननोन की तरह से होता है, जब वो डीएनए मैच होता है तो उसको नाम मिलता है। तो ये सारी जो चेंजेस अपडेट करना होता है, इंक्वेस्ट में अपडेट करना होता है, पीएम रिपोर्ट में अपडेट करना होता है, डीएनए एंड एफएसएल का मैचिंग का वो उनको कागज़ देना है, उसके साथ वंस सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती थी तो डेथ सर्टिफिकेट भी देना था। तो उसी टाइम पे डेथ सर्टिफिकेट भी तैयार किया गया था जो कॉरपोरेशन की तरफ से। तो मैं कहूँगा जितनी भी फाइल, जितने भी कागज़ की ज़रूरत होती है वो सारे कागजात एक फ़ाइल में देके, साथ में उस बॉडी पे मिले कोई भी गहने या कोई भी बिलोंगिंग्स, उसकी एक अलग से चीज़, ये सारी चीज़ें वीडियोग्राफी के माध्यम से रिलेटिव को दिए जाती थी, जिसकी वजह से उनको बाद में कोई लीगल इश्यू ना हो। तो मैंने बोला ना, ये सारी सर्टिफिकेट वाली फाइल, सारे ज्वेलरी या बिलोंगिंग्स का जो है वो बक्सा, साथ में कॉफिन में रखी हुई बॉडी, ये सब रिलेटिव को दिए जाती थी। उसके बाद उनको एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र करते थे, पुलिस वान एस्कॉर्ट करती थी और पीछे फैमिली कार। और इस हिसाब से एक डिग्निफाइड वे में मैं कहूँगा कि फुल रिस्पेक्टफुली प्राइवेसी मेंटेन करते हुए उन लोगों को जिसको बाई रोड जाना था उनको, या जिसके एयरपोर्ट से इंटरनेशनल जाना था उनको वहाँ जाके हमारी टीम छोड़ आती थी। तो इस हिसाब से ये पूरा मैनेजमेंट हुआ, जिसमें मैं कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर सर की ऑफिस से लेके हमारे जो आरोग्य मंत्री है और ऋषिकेश पटेल सर एंड पंचाल सर, जगदीश पंचाल सर, वो पहले 3-4 दिन तो मैं कहूँगा रात को 7-7 बजे तक रहते थे। सेक्रेटरी सर, कमिश्नर सर, रात मतलब देर रात तक ये पूरी मैनेजमेंट चल रही थी, उनकी निगरानी में सारे लोग काम कर रहे थे। और एक टीम की तरह, न सिर्फ आरोग्य डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, सारे लोगों ने, मैं कहूँगा नहीं, ये मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है, उनका एक ऐसा संकलन का एक एग्जाम्पल है कि जिसकी वजह से यहाँ आने वाले को कोई भी तकलीफ नहीं हुई और पूरी डिग्निफाइड वे में ये पूरी प्रोसेस हम कर पाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज़ UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक OTT चैनल्स पर जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज़ हिंदी, UNI न्यूज़ बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी।